Very good evening to all of you. uh, आज का हमारा जो सेमिनार है जिस पे कि हम लोग अभी सेसम सीड पर बात करने वाले हैं। इस पे इस प्रोग्राम के अंदर हम सेसम सीड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम लोग ने अगस्त मंथ में लॉन्च किया था एनसीडीएक्स के अंदर में उसके डिफरेंट डायनेमिक्स को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। और सेसम सीड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों इसके वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए और या फिर एक्सपोर्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एस्पेक्ट्स भी हम लोग आज अपने इस वेबिनार के अंदर में देखेंगे। शुरू में हम लोग थोड़ा सा एक कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम्स का एक ओवरव्यू के ऊपर में बात करेंगे। अगर हम लोग कमोडिटी एक्सचेंजेस के एवोल्यूशन की बात करें तो इसका एवोल्यूशन वे बैक 19th सेंचुरी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन फर्स्ट इंडिया के अंदर में स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद में अगर फर्दर माइलस्टोन्स की बात करें तो 1953 के अंदर में एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो कि कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर था, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और फिर इसका सबसे बड़ा माइलस्टोन 2001 में व्हेन इंडियन गवर्नमेंट हैज अलाउड फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। फिर उसके बाद में 2003 के अंदर में कुछ नेशनल लेवल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस ने उनका ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसमें एनसीडीएक्स भी एक था। और फिर 2015 में अब जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेटर था कमोडिटी मार्केट के लिए, कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट के लिए, वो सेबी में मर्ज कर दिया गया। तो 2015 सितंबर ऑनवर्ड से सेबी इस मार्केट का रेगुलेटर है। और अगर कमोडिटी मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो आप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेबी कम्स, उसके बाद में नेशनल लेवल एक्सचेंजेस में डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर एनसीडीएक्स भी एक एक्सचेंज है। अगर कुछ आफ्टर सेबी टेकिंग एज अ रेगुलेटिंग बॉडी फॉर कमोडिटी मार्केट, कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की बात करेंगे तो सितंबर 15 इटसेल्फ के अंदर में सेबी ने अपना एज ए रेगुलेटर ओवरटेक किया कमोडिटी मार्केट को, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग को। तो जून 17 के अंदर में सेबी ने, जो कि बहुत पुरानी डिमांड थी कमोडिटी मार्केट की, कमोडिटी मार्केट के अंदर में ऑप्शंस प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया, ऑप्शंस ट्रेडिंग को अलाउ कर दिया। उसके साथ साथ में कैटेगरी 3 एआईएफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी पार्टिसिपेट करने के लिए सेबी ने अलाउ किया। फिर दिन सितंबर 17 के अंदर में बैंक्स एंड सॉरी इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग हाउसेस के का इंटीग्रेशंस को अलाउ किया सेबी ने। ये भी काफी पुराना रिक्वायरमेंट था जो कि सेबी के आने के बाद में पूरा हुआ। फिर बैंक के सब्सिडरीज जो हैं उनको कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ किया गया। और फिर साथ में बैंक कैन वर्क एज अ पीसीएम मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। फिर मार्च 19 के अंदर में म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस को कमोडिटी मार्केट के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन वी कैन से, जहाँ पे कि म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया। एंड देन जून 19 जहाँ पे कि कमोडिटी इंडाइसेस को ट्रेडिंग के लिए अलाउ किया और एनसीडीएक्स ने एग्रीडेक्स के नाम से अपना कमोडिटी इंडाइसेस लॉन्च किया हुआ है, जो कि 10 कमोडिटीज के टॉप मोस्ट कमोडिटीज है उनके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है और उसमें आप जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो अपना ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर जो कमोडिटीज हैं ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल, उनकी अगर हम बात करें तो देयर आर 5 ग्रुप्स। सीड्स एंड पल्सेस के अंदर में बाजरा, बार्ले, चना, मेज, व्हीट, मूंग एंड पैडी।
स्पाइसेस में हमारे पास में 3 कमोडिटीज, कोरिएंडर, जीरा एंड टर्मरिक। फाइबर के अंदर में कॉटन सीड ऑयल केक या कुकुड़, शंकर कपास और 29 कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट है। शंकर कपास का कॉन्ट्रैक्ट ये कपास के नाम से मार्केट या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में फैमिलियर है। ग्वार कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें ग्वार सीड और ग्वारगम का फ्यूचर्स ट्रेडिंग अवेलेबल है। ऑयल सीड, ऑयल एंड ऑयल सीड्स के अंदर में सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, आरएम सीड, कैस्टर सीड, सीपीओ एंड सेसम सीड के ऐसे ये 6 कमोडिटीज हमारे पास में, 6 डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं ऑयल एंड ऑयल सीड्स कॉम्प्लेक्स के अंदर में। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों ये मार्केट अलग अलग होते हैं। नॉर्मली आदमी कई बार कमोडिटी मार्केट को इक्विटी मार्केट से रिलेट करने लगता है, और तो दोनों मार्केट के बीच में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है जो कि दोनों मार्केट को अलग बनाते हैं। अगर उसमें हम लोग बात करें तो कमोडिटी मार्केट जो है वो एक्चुअल फिजिकल डिलीवरीज के थ्रू सेटल होता है, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट जो हैं वो सिर्फ कैश सेटल्ड हो जाते हैं। कमोडिटी मार्केट के लिए या किसी भी कमोडिटी के लिए, एग्री कमोडिटी के लिए क्वांटिटी एंड क्वालिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में ऐसा कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कमोडिटीज के होल्डिंग कॉस्ट की हम लोग बात करें तो उसमें असेइंग, वेयर हाउसिंग, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब कॉस्ट आते हैं। और अगर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो वहाँ सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट एक फैक्टर होता है। फिजिकल मार्केट जो है वो बहुत सीजनल होते हैं नेचर में। फिजिकल कमोडिटीज के अंदर में सीजनलिटी होती है कि उनका एक हार्वेस्टिंग पीरियड होगा, तो सोइंग पीरियड होगा, देन फिर उनका ग्रोइंग पीरियड होगा जहाँ पे वो कमोडिटी ग्रो करेगी फील्ड के अंदर में, लास्ट में जाके जब वो राइप हो जाएगा तो उसका हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा। बट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर में, कैश मार्केट के अंदर में ऐसा कोई सीजनलिटी नहीं होती है, और दे आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। अगर फैक्टर्स की बात करें जो कि कमोडिटीज डेरिवेटिव्स को या कमोडिटी की प्राइसिंग को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें डिमांड एंड सप्लाई, जैसे मैंने बोला कि वो कब सोइंग हो रहा है, कब आ रहा है, और डिफरेंट कमोडिटीज का भी अपना एक सीजनलिटी होता है कि उसका डिमांड सप्लाई का। फिर उसमें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस की, कब उसका इंपोर्ट अलाउड है, कितना इंपोर्ट ड्यूटी है, या फिर एक्सपोर्ट कभी गवर्नमेंट बैन कर रही है या फिर इंपोर्ट बैन कर रही है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग। बट अगर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहाँ पे ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशन मैटर करेगी, फिर रेस्पेक्टिव जिस एंटिटी का वो शेयर है उसका परफॉर्मेंस उस पर इम्पैक्ट करेगा। फिर देन एक टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मैटर करेगा। नाउ वी कम टू सेसम सीड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसका प्रेजेंटेशन का फ्लो हम लोग ने ऐसा रखा हुआ है कि वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन, सीजनलिटी, ट्रेड फ्लो एंड सप्लाई चेन, और इस सेसम सीड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इसके एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी, स्पॉट प्राइसेस। अगर हम पूरा ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर सेसम सीड। इंडिया का पोजीशन यहाँ पे हम लोग ने थर्ड रैंक मेंशन कर रखा है, बट इंडिया ऑन एंड ऑफ कई बार ये सेकंड रैंक में भी पहुंच जाता है। सेकंड थर्ड रैंक में रहता है इंडिया, और जो जो इसका प्रोडक्शन है, इंडिया का प्रोडक्शन ग्लोबल प्रोडक्शन के अंदर में कंट्रीब्यूट करता है कि समवेयर अराउंड 12 से लेके 13-14% तक कंट्रीब्यूशन करता है अपना, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर क्रॉप ईयर। अगर 2018 के फिगर्स की बात करें तो दैट वाज 6.01 मिलियन मेट्रिक टन ग्लोबल प्रोडक्शन, और 14 के अंदर में दैट वाज 6.5। तो अराउंड वी कैन से कि ग्लोबल प्रोडक्शन इज 6 मिलियन मेट्रिक टन। इसको कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 60 लाख टन आता है, और इंडिया का प्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग लगभग 7-1 लाख टन का प्रोडक्शन निकलता है। तो ऐसा 12-13% तक का कंट्रीब्यूशन इंडिया देता है। इंडिया में अगर सेसम सीड की बात करें तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ कंबाइंडली आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का नंबर आता है।
तो एमपी एंड छत्तीसगढ़ ये अराउंड 20 to 21% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 18%, एंड राजस्थान 17%, गुजरात 16% एंड उड़ीसा 11%। हमने जितने स्टेट्स की बात की है, तो यहाँ पे ये 6 स्टेट्स के अंदर में अराउंड मोर देन 80% सेसम सीड का प्रोडक्शन निकल के आता है। बेसिकली अगर सेसम सीड की हम लोग बात करें तो ये तीनों सीजन में, खरीफ, रबी एंड समर, समर जिसको कि जायद सीजन भी बोला जाता है, ये तीनों सीजन के अंदर में इंडिया के अंदर में ग्रो होता है। बट इसका मोस्ट मेजर प्रोडक्शन जो है वो खरीफ सीजन से निकल के आता है, जहाँ पे कि ये अराउंड मोर देन 70% के आसपास का इसमें खरीफ सीजन के अंदर में इसमें प्रोडक्शन होता है। तो आप अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो खरीफ के अंदर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पांचों स्टेट्स के अंदर में इसका प्रोडक्शन निकल के आ रहा है। रबी सीजन में सिर्फ उड़ीसा में निकल रही है, एंड समर सीजन में भी सिर्फ उड़ीसा में निकल के आती है। नॉर्मली इसका सोइंग जो है मई एंड से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेजर स्विंग जो है वो जून एंड जुलाई मंथ के अंदर में होता है, और हार्वेस्टिंग इसका सितंबर एंड अक्टूबर मंथ के अंदर होता है, खरीफ सीजन के अंदर में। रबी सीजन में इसका जो जो सोइंग है वो फरवरी एंड मार्च के अंदर में होता है, एंड देन अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के अंदर में इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। समर सीजन के अंदर में ये अप्रैल, मई, जून, सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर में इसका सोइंग हो जाता है, और फिर दिन अप्रैल, मई, जून तीनों मंथ के अंदर में इसका हार्वेस्टिंग निकलता है। बट इसका जो क्वांटम है ये इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर में काफी कम होता है। अगर सेसम सीड के स्टेक होल्डर्स की हम लोग बात करें तो स्टेक होल्डर्स में मेजर फार्मर्स, देन एग्रीगेटर और कमीशन एजेंट और ट्रेडर्स, देन फिर मिलर्स, प्रोसेसर्स, और लास्ट एंटिटी इज द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू चेन है उसमें फार्मर्स के पास से जो मटेरियल है वो एग्रीगेटर या कमीशन एजेंट या ट्रेडर्स के पास में आता है, वहां से वो डायरेक्टली आइदर एक्सपोर्टर्स के पास में जाता है या फिर मिलर्स, प्रोसेसर्स के पास में जाता है। इसके अलावा सेसम सीड को क्योंकि डायरेक्ट एडिबल फॉर्मेट में भी यूज होता है, तो डायरेक्टली वो डोमेस्टिक कंज्यूमर के हाथ में भी जाता है, कमीशन एजेंट या ट्रेडर्स के पास से, रिटेल शॉप से होते हुए। और फिर उसके बाद में मिलर्स, प्रोसेसर्स के पास से ये एक्सपोर्टर को भी जाता है, और कुछ क्वांटिटी हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो इंपोर्टर्स के थ्रू मिलर्स, प्रोसेसर्स के हाथ में भी आती है। अगर ये चारों एंटिटीज के अगर हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करें, तो फार्मर्स इज एडिंग प्रोडक्शन, वो फर्स्टली प्रोडक्शन कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, उसका स्टोरेज कर रहा है। फिर ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट एंड एग्रीगेटर्स अगर हैं, तो वो उसका फार्मर्स के पास से ट्रांसपोर्टेशन करके एक पर्टिकुलर लोकेशन में लेके जा रहे हैं। देन उसका प्राइमरी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, देन स्टोरेज हो रहा है वहाँ पर। फिर मिलर, प्रोसेसर्स के हाथ में ये प्रोसेसिंग हो रही है, ऑयल और मील, क्योंकि सेसम सीड इज ऑयल सीड, तो इसके जब प्रोसेस करते हैं तो इससे ऑयल और मील दोनों चीज निकलता है। तो ये फिर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स का काम है अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना। अब अगर इस पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करें तो इसका हमने लास्ट 3 इयर्स के अंदर में बहुत हाई लेवल का वॉलेटिलिटी या प्राइस फ्लक्चुएशन देखा हुआ है, जो कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी के वैल्यू चेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत हाई लेवल पे इम्पैक्ट करती है। अगर फार्मर्स की बात करें तो ये रेनफॉल के ऊपर में बहुत हाई डिपेंडेंसी है प्रोडक्शन के लिए, और उनके पास में मार्केट का एक लिमिटेड एसेस है। कमीशन एजेंट्स या ट्रेडर्स की हम लोग बात करें तो इन लोग के लिए जो कॉन्स्टेंट्स है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन या फिर प्राइस डिस्कवरी का, क्योंकि सेसम सीड का जो जो वैल्यू चेन है वो बहुत छोटा वैल्यू चेन है, और उसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का नंबर्स भी काफ़ी लिमिटेड है। तो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, जहाँ पे कि डिफरेंट मार्केट्स का जो प्राइसेस है उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को नहीं पहुंच पाता है। और मिलर्स, प्रोसेसर्स की बात करें तो उनके लिए भी प्राइस फ्लक्चुएशन इसका जो जो या हाई लेवल वॉलेटिलिटी दैट इज अ कांस्टेंट,
और इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स की बात करें तो उनके लिए भी अ, जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है वो बहुत लिमिटेड है। तो वो एक बड़ा कॉन्स्टेंट है, और साथ में फिर डोमेस्टिक डिमांड का भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि जब वो डिमांड कम ज़्यादा होगी तो अलग क्वांटिटी जो एक्सपोर्ट्स के लिए अवेलेबल हो रही है, ये जो इम्पोर्टर इंपोर्ट कर रहा है, तो ये डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से भी काफ़ी इसका वॉलेटिलिटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। अब ये सारे फैक्टर्स या लिमिटेशंस को देखते हुए एनसीडीएक्स ने अपना सेटल सीट का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया हुआ है। इसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करके ट्रेडिंग अवेलेबल करवाया है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। अगर सेसम सीड की प्राइसेस की बात करें तो यहाँ बहुत हाई लेवल की वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ आपको, तो volatility itself need a reliable mechanism for mitigating price risk. अगर सेसम सीड ऑयल की बात करें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में उसका हाई डिमांड है, और उस वो काफ़ी कॉस्टली ऑयल होता है। तो जो प्रोसेसर्स हैं उनके लिए इस ऑयल के प्राइस फ्लक्चुएशन वो बहुत अ, एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है प्रोसेसर के लिए, और उसमें अगर वॉलेटिलिटी रहती है तो कई बार उसको बड़ा लॉसेस होने के भी चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर उनको एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत हेल्प कर सकती है, जहाँ की वो अपनी रिस्क है उसको हेज कर सकता है। सेसम सीड के अंदर में गवर्नमेंट ऑल्दो एमएसपी डिक्लेयर करती है, बट कोई एज सच उसका कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। लास्ट 5 years के अंदर में हम वी हैव नॉट सीन एनी प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज और फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। अगर इस साल की बात करें तो आई थिंक अभी जो जो लास्ट अपना खरीफ सीजन था उसके जो एमएसपी डिक्लेयर किए गए थे वहाँ पे 6,855 ₹6855 का एमएसपी डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल्दो इसके जो मार्केट प्राइसेस हैं इससे काफ़ी ऊपर में चल रहे हैं। अगर अभी एज ऑफ नाउ हम लोग करंट सिनेरियो की बात करें तो इसके प्राइसेस जो है वो समवेयर अराउंड एनसीडीएक्स क्वालिटी इज 10,000 पर क्विंटल। और एक और अच्छा चीज़ है कि सेसम सीड जो है दैट डज नॉट कम्स अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस या किसी चीज़ की बात नहीं रह जाती। ऑल्दो जो जो रिसेंटली या लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 अपना एग्री रिफॉर्म्स या एग्री बिल्स दिए थे, उसमें एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में भी था, जहाँ पे कि अभी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि कोई भी दूसरी अदर कमोडिटीज के अंदर में भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब निकाल दिए गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर देखिए आप प्राइस चार्ट देखेंगे, सीजनल चार्ट देखेंगे इसका, अ, तो लास्ट 3 years के अंदर में देखिए किस किस ढंग से इसने प्राइस मूव किए हैं। अगर 17-18 की बात करें तो प्राइस वाज समवेयर अराउंड 6,300, और वहां से लेके वो 10,000 भी क्रॉस किए थे नेक्स्ट अगस्त में। और 18-19 की बात करें तो वो मार्केट 10,000 से स्टार्ट होकर 14,000 तक टच किया हुआ था, देन वो नीचे के लेवल पे 8,000 तक के लेवल में आया हुआ था। और अगर करंट ईयर की बात करें तो जो प्राइसेस हैं वो 12,000 के लेवल से 8,000 तक के लेवल पे आके और अभी वापस से 10,000 रुपए के लेवल पर है। इसका मंथली वॉलेटिलिटी बहुत हाई लेवल का है। हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज समवेयर अराउंड 20 to 25% तक का इसका मंथली वॉलेटिलिटी है। तो विच itself entails a requirement for a proper or a futures platform for this particular commodity, जहाँ पर कि जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना रिस्क को हेज कर सकें। अदरवाइज इतना बड़ा वॉलेटिलिटी के अंदर में अगर किसी का कोई बड़ा पोजीशन है तो दैट कैन गो टू एनी लेवल। वो उनका जो जो पूरा की पूरा पीएलएन अकाउंट है दैट दैट कैन गो टू हेवेयर। अगर हम लोग सेशल शीट के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया जो कि बहुत बड़ा एक कंजम्पशन सेंटर है, जहाँ पे कि बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं। आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि दिस इज लाइक अ बेंचमार्क सेंटर फॉर इंडियन सेसम सीड प्राइसेस। तो ऊंझा को हम लोग ने अपना बिहेज सेंटर रखा है, साथ में राजकोट को एडिशनल सेंटर डिलीवरी सेंटर रखा हुआ है।
और इन दोनों लोकेशंस के अंदर में अगर हम बात करें तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, WDRA वेयर हाउसेज हैं, प्रॉपर रोड नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, ये सारा चीज़ अवेलेबल है। और सबसे फोरमोस्ट है कि ऊंझा की जो प्राइसेस हैं वो बेंचमार्क प्राइसेस हैं, तो ऑब्वियसली ऊंझा ही फर्स्ट चॉइस हो सकता था बेसिस सेंटर के लिए। अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यूनिट ऑफ ट्रेडिंग इज 5 MT, डिलीवरी यूनिट इज 5 MT। इसका टिक साइज हम लोग ने 5 रुपये रखा हुआ है, और इसमें जो आपको जो प्राइसेस हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि 8,000, 10,000 या 14,000, दो प्राइसेस वर इन क्विंटल्स पर क्विंटल्स बेसिस एक्स वेयर हाउस ऊंझा एक्सक्लूसिव ऑफ GST। एडिशनल डिलीवरी सेंटर इज द राजकोट, ऊंझा एंड राजकोट। अभी नॉर्मली हमारे जो जो NCDX के अंदर में जितने भी डिलीवरी सेंटर होते हैं, इधर बेसिस हो या एडिशनल डिलीवरी सेंटर, तो हम लोग विदिन अप टू 50 किलोमीटर रेडियस रखते हैं उस पर्टिकुलर सिटी के म्यूनसिपल लिमिट से। इसका डिलीवरी लॉजिक इज कंपलसरी डिलीवरी लॉजिक। अगर इसके क्वालिटी पैरामीटर्स की हम लोग बात करें तो दैट इज 99% वाइट इज सीट, अदर कलर्ड सीट इज 2% बेसिस, 2 to 4% एक्सेप्टेड एट 1%, 1:1% डिस्काउंट। 4 to 5 के अंदर में डिस्काउंट बढ़ के 1:2 हो जाएगा, एंड 5 से ज़्यादा होने पे रिजेक्ट हो जाएगा। एडमिक्सचर इज 1% मैक्स, FFA 1.5% मैक्स, मॉइस्चर कंटेंट 6% मैक्स, एंड ऑयल कंटेंट 48% मिनिमम। और इसमें अदर कलर सीड की बात करते हैं तो उसमें डार्क सीड, लाइट सीड, रेन डैमेज सीड, ये सारे जो टाइप के सीड हैं वो अदर कलर सीड के अंदर में आते हैं। अ, अभी हमारे पास में हमने अगस्त में जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए थे, वहाँ सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट थे। अभी हमने 1 दिसंबर को वापस से जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं। तो एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास में दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट, 4 एक्सपायरी के मंथ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। अगर हम लोग प्रोग्राम में अभी आगे बात करें इन्वेस्टर गाइडलाइंस की, तो देयर आर सम डूज एंड डोंट्स फॉर पार्टिसिपेंट्स। लाइक जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेबी और एक्सचेंजेस के सर्कुलर्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है उनके थ्रू अवेयर रहना है। एक जो अपना ट्रेड है वो सिर्फ एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू करना है, KYC कंप्लाइंट रहना है उनको, और अपने मेंबर्स से बिल, कॉन्ट्रैक्ट नोट हर एक सेटलमेंट के बाद में डिमांड करना है। और ये भी देखना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसके अंदर में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे, और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट का जेन्युइननेस या अपने ट्रेड की जेन्युइननेस को जो है वो एक्सचेंज की वेबसाइट के अंदर में जाके चेक कर सकते हैं। और हर एक पार्टिसिपेंट्स को, अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक्सचेंज से बाहर डब्बा ट्रेडिंग या जो अनऑफिशियल अनऑथराइज ट्रेडिंग है उसके अंदर में ट्रेड करने लगते हैं, तो उसकी रिस्क से भी एसोसिएटेड अवेयर रहना है कि डब्बा ट्रेडिंग के अंदर में अगर कोई आपका जो जो ट्रेडर है वो डिफॉल्ट कर जाता है, पैसे नहीं देता है, कहीं पे भी उसका कोई रिजॉल्व नहीं हो सकता है, कोई उसके अंदर में कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग अवेलेबल विद और एसोसिएटेड विद द डब्बा ट्रेडिंग। अपने जो फंड्स हैं, जो अपने अकाउंट्स हैं, उनको प्रॉपरली और रेगुलरली चेक करते रहना है। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपना, अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अ, ये देखना है कि वो कोई अगर हम लोग डॉन्ट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं उनके साथ में डील नहीं करना है। और जो बहुत सारे प्रलोभन वाले जो SMS हैं या फिर व्हाट्सएप हैं या फिर डिफरेंट टिप्स आती रहती है जो कि बहुत ही हाई लेवल के रिटर्न्स को प्रॉमिस करते हैं, तो उन सब से बच के रहना है, क्योंकि वैसा वही वही एक अ, तरीका होता है जहाँ पे कि दूसरे लोग प्रलोभन में आके और अपना फिर हार्ड अर्न मनी को वहाँ पे गवा देते हैं। तो जब तक
मार्केट के अंदर का जो रिस्क है उसको आप समझते नहीं हैं, तब तक इसके अंदर में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। साथ में जो जो जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट नोट की बात कर रहा था, तो वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना, वो साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नोट को ही लेना है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपना खुद का फाइनेंशियल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको ट्रैक पर रखना है और उनको फुलफिल करना है। हियर वी कम टू आवर एंड ऑफ सेशन। अभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनके पास में कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू सेशन शीट और कमोडिटी एक्सचेंजेस और कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट एनीथिंग, तो आप लोग अपना स्क्रीन के अंदर में लेफ्ट हैंड पैनल पे देख रहे होंगे Q&A, इसमें एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। यू कैन गो देयर एंड राइट डाउन योर क्वेरी और क्वेश्चन। I think there are no queries or questions from the participant side, so हम लोग अपना इस वेबिनार को यहीं पर एंड करते हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने अपना टाइम निकाल के इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया।